हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे से यूपीएससी में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत रामायण काल और महाभारत काल को समझेंगे, प्रयास करेंगे कैसे प्रश्न आते हैं, और साथ ही में आज से कुछ दिन पश्चात जितने भी मेंस के नोट्स हैं अपने, ठीक, उसको बताऊंगा कि कैसे लिखा हूँ, किस प्रकार से आप चीज़ों को हल करेंगे। पीडीएफ के फॉर्म में रहेगा। नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मैथ्स का वीडियो कंटिन्यू बेसिस में डल रहा है तो कृपया करके ना उसको शेयर करें और पूरा वॉच करें भाई। ठीक, स्टार्ट करते सेशन को। देखो, अगर हम लोग छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ऋग्वेद काल को पकड़े तो ऋग्वेद काल के अगर बारे में बात करूं तो छत्तीसगढ़ का उल्लेख आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ऋग्वेद का जो लास्ट दायरा था ना, तो विंध्याचल पर्वत के नीचे, मतलब रेवा नदी के आसपास, नर्मदा नदी कहा जाता था, वहां तक था। लेकिन दो महत्वपूर्ण ग्रंथ था। पहला ग्रंथ है, देखिएगा इसको, पहला ग्रंथ है कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। तो कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत को उल्लेख, और विंध्याचल के बाद जो छत्तीसगढ़ वाला प्रदेश है ना, तो थोड़ा बहुत वर्णन मिलता है, लेकिन बेसिकली अगर पूछूं तो यहाँ पर कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में भी छत्तीसगढ़ को उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन अंततः ये विंध्याचल पर्वत को के बारे में बताता है। ठीक, और जो महाजनपद काल था, ठीक, महाजनपद काल, तो महाजनपद काल कुल 16 थे, जिसमें अगर छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र के बारे में बात करूं तो छेदी महाजनपद था। छेदी महाजनपद से तात्पर्य क्या था कि जो उड़ीसा वाला क्षेत्र था, बंगाल वाला क्षेत्र था, वही वाला क्षेत्र को छेदी महाजनपद कहा गया है। और कुछ इतिहासकारों ने इसी के आधार पर बताया गया कि जो छत्तीसगढ़ का प्रदेश था ना, वो छेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। और साथ ही एक और ब्राह्मण ग्रंथ है, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में एक चीज का वर्णन है कि जो पूर्वी सागर है और पश्चिमी सागर है, इसका उल्लेख आप सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब एक कहानी बताता हूँ रामायण काल से संबंधित। चूंकि छत्तीसगढ़ को श्री राम जी का ननिहाल कहा जाता था, उसके पीछे का कारण क्या है कि छत्तीसगढ़ में जो कौशल था, छत्तीसगढ़ प्रदेश एक्चुअली में कौशल अयोध्या वाला प्रदेश था। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश एक समय एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम है भानुमंत। तो भानुमंत के यहाँ शासन चलता था। ठीक, भानुमंत की एक पुत्री थी जिनका नाम था, उनके नाम पर ही पड़ा भानुमति। और भानुमति कौन थी? कौशल्या माता। तो कौशल्या माता के बारे में उल्लेख मिलता है। चूंकि भानुमंत का कोई पुरुष संतान नहीं था, मतलब बेटा नहीं था, तो अगर बात करो भानुमति या कौशल्या का विवाह अयोध्या नरेश दशरथ जी के साथ हुआ। ठीक, और भानुमंत का कोई पुरुष संतान नहीं था, तो पूरा छत्तीसगढ़ वाला प्रदेश किनके क्षेत्राधिकार में चले गए? दशरथ के। ठीक, उस समय अगर अयोध्या वाले क्षेत्र के बारे में बात करूं तो इसको कौशल कहा जाता था, कौशल, अयोध्या छत्तीसगढ़ वाले प्रदेश को। ठीक, तो अब भाई सिंपल बात है, ये वाला क्षेत्र अगर टोटल कौशल है तो ऊपर वाला उत्तर कौशल और नीचे वाला दक्षिण कौशल। तो दक्षिण कौशल के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश पड़ता था। ठीक, ओके। और जितना आपको बता रहा हूँ वैसे तो सभी पुस्तक में है, लेकिन आप फॉलो करना अमरोही सर का या छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी। तो छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी में एक पुस्तक का वर्णन है जो अप्रकाशित ग्रंथ के अंतर्गत आता है, कौशल खंड। तो कौशल खंड में पूरा कहानी बताया गया। अब बात करते हैं सन 1973 में, ये वाला डेट याद है, सन 1973 में माता कौशल्या का जन्म वैसे माना जाता है चंद्रपुरी में हुआ। तो सन 1973 में माता कौशल्या मंदिर का निर्माण हुआ, कहाँ? चंद्रपुरी में। और जब राम वनगमन पथ का निर्माण हो रहा था तो पहला स्थान को जो विकसित करने का कार्य था या उसको आगे बढ़ाने का कार्य था, तो यही था। फिर दूसरे नंबर में सूर्य नारायण थे, आप करंट के पर्सपेक्टिव से जोड़ सकते हैं, उसको भी आगे समझेंगे कि कौन कौन से स्थल राम गमन पथ के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम है दक्षिण कौशल। तो क्वेश्चन आएगा ना कि रामायण काल में दक्षिण कौशल किसे कहा जाता था? तो छत्तीसगढ़ प्रदेश को। और जो दक्षिण कौशल है उसकी भाषा थी कोसली। ये दोनों को आपको ध्यान रखना। ठीक, फिर उसके बारे में बात करूं, जो नीचे वाला क्षेत्र है, बस्तर वाला क्षेत्र, देखो मान लो छत्तीसगढ़ को ओवरव्यू मैप है, तो ये पूरा तो छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल के अंतर्गत आता था। लेकिन बोला जाता है जो दंडकारण्य प्रदेश है, तो दंडकारण्य प्रदेश में एक शासक हुआ करते थे। शासक था ना, शासक का क्या नाम था? इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु नाम था तुम्हें। तो इक्ष्वाकु के पुत्र थे दंडक। तो दंडक जी के नाम में ये दक्षिण छत्तीसगढ़ या बस्तर वाला क्षेत्र दंडकारण्य प्रदेश कहलाता था।
ये दोनों याद हुआ? अब बात करते हैं। ठीक, अच्छा, शोध के अनुसार ये पता चलता है कि भगवान राम जी लगभग 10 वर्षों तक, मतलब 14 वर्ष के वनवास में लगभग 10 वर्षों तक छत्तीसगढ़ वाले दंडक क्षेत्र में या दंडकारण्य क्षेत्र में, या और भी कहूँ तो पूरे छत्तीसगढ़ में उन्होंने भ्रमण किया। तो अधिकांश समय उनका कहाँ व्यतीत हुआ? तो ये छत्तीसगढ़ वाला प्रदेश, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार छत्तीसगढ़ में, ठीक, वाल्मीकि रामायण के अनुसार यहाँ पर मान लो एक नदी है बनास नदी। अभी किस क्षेत्र में आता है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में एक नदी प्रवाहित होता है जिसका नाम है बनास नदी। तो बनास नदी से श्री राम जी छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं। ठीक, तो फिर अलग अलग स्थान में जाएंगे, फिर यहाँ से होते हुए नीचे दक्षिण भारत से होते हुए लंका जाते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र था ना बनास नदी वाला, तो बेसिकली बनास नदी पहले कोरिया क्षेत्र में आता था, क्योंकि जब 33 जिला हुआ, जिलों का विभाजन हुआ, तो बनास नदी जो है ये कौन से क्षेत्र में आ गया? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो बनास नदी से सीतामढ़ी हरचौका से उनका पहला प्रवेश स्थल माना जाता है। तो अगर पूछा जाए ना श्री रामचंद्र जी छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए तो प्रथम स्थान कौन था? तो सीतामढ़ी हरचौका। अब अगर मैं बात करूं राम वनगमन पथ के बारे में, तो राम वनगमन पथ का जो निर्माण हुआ था वो 22, मतलब एक्चुअल में बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था। 22 नवंबर 2019 में ये ज्यादा अच्छे से अस्तित्व में आया। मैं भाई इसमें काम करने स्टार्ट किए। कुल 51, मतलब 51 स्थान का चयन किया गया पूरा भारतवर्ष में, जिसमें से 9 स्थान हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक, यहाँ तक याद हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक पुस्तक है, पुस्तक ये जो सोर्स है ना जिनको राम वन अनुगमन पथ के आधार पर लिया जा रहा है, तो पुस्तक का नाम आपको ध्यान में रखना है। 2 राइटर है। एक पुस्तक है दंडकारण्य रामायण, दंडकारण्य रामायण, जिसके रचयिता है मन्नूलाल यदु, और एक है छत्तीसगढ़ पर्यटन रामगमन पथ, छत्तीसगढ़ पर्यटन रामगमन पथ। तो ये जो पुस्तक है ना हेमू यदु, ठीक, हेमू यदु, ये दोनों पुस्तक को सोर्स लेके रामगमन पथ का निर्माण होता है या उसी के आधार में कार्य जारी होता है। ठीक, तो पहला स्थान जो विकसित हुआ उसका नाम है चंदखुरी। चंदखुरी में 1973 में माता कौशल्या का मंदिर का निर्माण हुआ। साथ ही दूसरा स्थान रहता है जो जीर्णोद्धार के लिए या फिर निर्माण के लिए प्रारंभ होता है, वो सूर्य नारायण। ठीक, अब देखते हैं रामगमन पथ में कौन कौन से स्थल एक एक करके समझेंगे। ठीक है, उसको बताने के पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। राम जी के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था लव, जो बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। एक का नाम था कुश, जो अनुज मतलब छोटे पुत्र थे। लव जी को उत्तर छत्तीसगढ़ या उत्तर कोसल वाला क्षेत्र मिला, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। तो श्रावस्ती के जो शासक हुए ना भविष्य में राम जी के बाद, कौन हुए? लव। उसके बाद अनुज कुश, कुश जो है कुशस्थली, जो छत्तीसगढ़ या दक्षिण छत्तीसगढ़ या दक्षिण कोसल का क्षेत्र, किनको मिला? कुश को मिला, और उनकी राजधानी थी कुशस्थली। अब बात करते हैं श्री रामगमन पथ में क्या क्या स्थल थे, कहां से प्रारंभ हुआ। श्री रामचंद्र जी सबसे पहले राम जी सबसे पहले आए, मतलब बताया ना बनास नदी जो अभी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी के अंतर्गत आता है, ये प्रवेश करते हैं बनास नदी के क्षेत्र में, कोरिया वाले क्षेत्र में, मनेन्द्रगढ़ वाले क्षेत्र में, सीतामढ़ी हरचौका। तो पहला स्थल ये रहा, सीतामढ़ी हरचौका में उन्होंने प्रवेश किया। तो सीतामढ़ी हरचौका क्यों नाम पड़ा? यहाँ पर माता सीता की मतलब माता सीता का रसोई था, इसी कारण इसको बोलते सीतामढ़ी हरचौका बनाते। उसके बाद सरगुजा वाले क्षेत्र में प्रवेश किया, सरगुजा वाली, जिसका क्या नाम है? रायगढ़ की गुफा। तो रायगढ़ की गुफा में 2 स्थान या 3 स्थान को याद रखें। पहला सीता बेंद्रा, दूसरा लक्ष्मण बेंद्रा, ठीक, हाथी कोल गुफा और किष्किंधा गुफा। तो जितने भी, चाहे किष्किंधा गुफा रहे, सीतामढ़ी हरचौका छोड़ दो, किष्किंधा गुफा रहे, सीता बेंद्रा रहे, लक्ष्मण बेंद्रा रहे या हाथी कोल गुफा, ये सभी स्थल किससे संबंधित है? रामायण कालीन से, और इसका जीर्णोद्धार या निर्माण किया जाएगा। तो ये कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता था? रामायण क्षेत्र के अंतर्गत या रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता था, या रामगढ़ की पहाड़ी, चुन में रायगढ़ नहीं, रामगढ़ की पहाड़ी। तो दूसरा स्थान क्या है? रामगढ़ की पहाड़ी। बेंद्रा मतलब होता है गुफा, बेंद्रा ऐसा बोलते ना, बेंद्रा मतलब बंदर वाला बेंद्रा नहीं। तो जहां पर सीता माँ निवास करती थी तो सीता बेंद्रा, जहां पर लक्ष्मण जी निवास करते थे लक्ष्मण बेंद्रा, और एक किष्किंधा गुफा। तो किष्किंधा गुफा 2 स्थान में मिलेगा, लेकिन पहला स्थान है रामगढ़ की गुफा। अब नीचे धीरे धीरे आते हुए यहाँ बस ये है रायगढ़ वाला क्षेत्र।
तो रायगढ़ में एक स्थान है राम झरना। अच्छा, राम झरना, तो राम झरना थोड़ा कहानी भी बताऊंगा ताकि चीजें भी आपको याद रहे। राम झरना, जब ना सीता माँ नीचे आ रही थी, नीचे आ रहे थे राम लक्ष्मण सीता जी, तो माँ सीता को प्यास लगा, तो राम भगवान ने अपने बाण से, धनुष से गड्ढा किए, या उनके धनुष से एक झरने का निर्माण हुआ, जिस झरने का क्या नाम, राम झरना। तो इस भी आपने इतनों को, इसको आप याद रखिएगा। ओके, उसके बाद आप आ जाओ रायगढ़ से जांजगीर चांपा। यहाँ जांजगीर चांपा, तो जांजगीर चांपा में दो स्थान, एक खरौद और एक सिवरी नारायण। तो खरौद क्यों प्रसिद्ध है? खरौद में खरदूषण नामक राक्षस का शासन चलता था, तो खरदूषण के वध करने के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ा खरौद। मतलब श्री राम ने खरदूषण नामक राक्षस को यहाँ पर मृत्यु दिया, मतलब उनको वध किया। तो खरौद क्यों प्रसिद्ध है? खरदूषण के शासन और वहां से उनके विक्रांत से और उनके उपद्रव से पूरा उस प्रदेश को मुक्त करवाया। ठीक, खरौद में एक मंदिर है जिसका नाम है लाखा चौर मंदिर, जिसमें 1 लाख चावल चढ़ता है। इसी का नाम, ये लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित किया गया, इसी कारण लाखा चौर मंदिर का नाम लक्ष्मणेश्वर मंदिर पड़ा। और दूसरा, ये दो नाम याद हो गया, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, लाखा चौर मंदिर, और इसी को एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? लखनेश्वर मंदिर। ठीक, 3 मंदिर, लाखा चौर, लक्ष्मणेश्वर और लखनेश्वर। ये तीनों मंदिर एक ही है, जिसके गर्भगृह में शिवलिंग है। तो शिवलिंग की स्थापना किसने करी? लक्ष्मण जी ने। कहां पर? खरौद में। खरदूषण का शासन था, जिनके विक्रांत से राम जी ने मुक्त किया। उसके बाद अगला क्षेत्र है सिवरी नारायण। अभी राम भवन पथ में जब जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ है, तो दूसरा क्षेत्र विकसित करने का जो स्थान है ना, वो है सिवरी नारायण। तो सिवरी नारायण में माता सबरी ने श्री रामचंद्र जी को जूठा बेर खिलाया, इसलिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला स्थल आ जाओ बलौदा बाजार। ठीक, यहाँ पे दिख रहा हो बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार में एक आश्रम है, क्या नाम है? वाल्मीकि आश्रम। तो वाल्मीकि आश्रम में कहा जाता है कि लव उसका जन्म हुआ, लव उसका जन्म स्थान है। कुछ छत्तीसगढ़ में कुशस्थली में शासन करते थे। ठीक, जबकि लव श्रावस्ती मतलब उत्तर कौशल में शासन करते थे। ये स्थान को याद रखिएगा। उसके बाद अगला स्थान जो है वो है सिहावा पर्वत, मतलब धमतरी। सिहावा पर्वत, धमतरी बोला जाता है यहाँ पर ना। वैसे बेसिकली अगर बात करूं, महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत से होता है। और यहाँ पर एक आश्रम है, क्या नाम है? श्रृंगी ऋषि का आश्रम। श्रृंगी ऋषि का आश्रम। तो श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहाँ मिलेगा आपको? सिहावा पर्वत, धमतरी। महानदी का उद्गम स्थल है। और कांकेर से एक नदी निकलता है, दूध नदी, जिसमें मलाज कुंडम जलप्रपात है। महानदी की कुल लंबाई अगर बात करो तो 8 है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर प्रवाहित होती है। मतलब छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी। बेसिकली ये मध्य छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद आप आ जाना कांकेर में। कांकेर में एक स्थान है, कांकेर पंचवटी। तो कहा जाता है कि पंचवटी में माँ सीता का हरण हुआ था, अपहरण हुआ था, किसके द्वारा? रावण द्वारा। ये वही स्थान है। उसके बाद अब नीचे आ जाओगे, एक बस्तर। ठीक, तो बस्तर में दंडक क्षेत्र। तो बस्तर इसलिए प्रसिद्ध है, बस्तर। और एक जगदलपुर, रामाराम नामक स्थान, जगदलपुर। मतलब रामाराम स्थान एक ऐसा ही स्थान है जहां पर शरीर में ना जितने भी वहां के निवासी, जनजाति निवासी, अपने शरीर में श्री राम का पुतला हो जाता है। तो इस प्रकार पूरे 9 स्थल का छत्तीसगढ़ में चयन हुआ। टोटल स्थल कितना था? 9 स्थल का चयन हुआ, जबकि भारत में कितने स्थल? 51। अब कुछ को मैं मैप में अपडेट कर दूंगा, मतलब मैप में आपको दिख जाएगा, मैं उसको बता देता हूँ। ठीक है, देखो अब छत्तीसगढ़ में राम भवन पथ था, तो राम जी ने सिर्फ 9 स्थान पर भ्रमण नहीं किया था, उसके अलावा जितने भी छोटे छोटे स्थान थे सब जगह हम गए। तो आपकी स्टैटिक के रूप में या फिर राम भवन पथ के रूप में या आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय मैप आप इसको समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और साथ ही इसको समझिएगा, याद करने का प्रयास करिएगा। अब देखो ये रहा सरगुजा संभाग। ठीक, ये क्या रहा? सरगुजा संभाग। वर्तमान में सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6 जिले। तो 6 जिले में अलग अलग जिले में कौन कौन से स्थान है उसको एक एक बार टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो महेंद्रगढ़, शिवमिरी, भरतपुर। तो महेंद्रगढ़,
चिरमिरी भरतपुर में सबसे पहला स्थान याद रखना सीतामढ़ी घाघरा। दूसरा स्थान याद रखना कोटाडोल मतलब रामायण जल स्थल। तीसरा स्थान याद रखना अमृत धारा जलप्रपात, कौन सी नदी में? हसदेव नदी में, ठीक है। उसके बाद चौथा स्थान याद रखना सीतामढ़ी हरचौका। सीतामढ़ी हरचौका में एक गुफा है जिसका नाम है सिद्ध बाबा आश्रम, या गुफा बोल सकते हैं या आश्रम बोल सकते हैं। तो सिद्ध बाबा आश्रम कहाँ मिलेगा? सीतामढ़ी हरचौका में। यही सीता जी का क्या था? रसोईया था, रसोईघर था। उसके बाद एक स्थान याद रखना देवसी। ये पांचों स्थान को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, बार बार पढ़ना, याद हो जाएगा, ठीक। अगला जो है वो सूरजपुर है, ठीक है। लेकिन सूरजपुर नहीं है, ये है कोरिया। ये तो अलग हो गया मनेंद्र से। तो कोरिया में एक स्थान है सोनहट। तो सोनहट में किसान है? देवगढ़। तो देवगढ़ की चोटी से हसदेव नदी को उद्गम होता है, ठीक। 173 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होता है और यहीं पर आपको मिलेगा अमृत धारा। तो सोनहट से देवगढ़ स्थल इसी से संबंधित है। उसके बाद एक स्थान याद रखना, कहाँ पर? सूरजपुर में मतलब सरगुजा से रेंड नदी का उद्गम होता है। और रेंड नदी का उद्गम होता है तो रेंड नदी में एक जलप्रपात है जिसका नाम है रक्षगंडा जलप्रपात, तो ध्यान में रखना इसको। उसके बाद सूरजपुर देख लेते हैं। तो सूरजपुर में रामगढ़ की पहाड़ी, यहाँ पर आपको कुछ स्थान मिलेंगे जैसे जोगीमारा, ठीक है, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, ठीक, और क्या है इसको? हाथीकोप की गुफा और किष्किंधा पर्वत। जो आप रामायण काल में पढ़ते हैं, ये सभी स्थान कहाँ मिलेगा आपको? रामगढ़ वाले क्षेत्र में, सूरजपुर के सरगुजा के। उसके बाद महेशपुर दिखेगा, पूरा तात्विक स्थल है। बंदरकोट मिलेगा, लाइन पार्क मिलेगा छत्तीसगढ़ का शिमला, साथ ही मंगरेलगढ़ मिलेगा और लास्ट में पंपागढ़। तो इसको आपको सरगुजा के पॉइंट ऑफ व्यू आप में याद रखना है। देन उसके बाद ये है हमारा जसपुर वाले क्षेत्र। तो जसपुर वाले क्षेत्र में दो स्थान याद रखना, एक है किलकिला। तो किलकिला में एक गुफा है जिसका नाम है बिलद्वार गुफा। तो किलकिला से आपको क्या प्राप्त हो गया? किलकिला से संबंधित जो स्थल है वो कौन सा है? बिलद्वार गुफा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि थोड़ा नया क्वेश्चन बनता है तो आने की संभावना रहता है। क्वेश्चन अगर आएगा कि बिलद्वार गुफा कहाँ है, बताइएगा कहाँ? किलकिला या जसपुर में। और एक स्थान याद रखना सारासोर। ये जितने भी स्थल है ना छत्तीसगढ़ राम भवन पथ के अंतर्गत आते हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल में भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे संभाग में जाते हैं, ठीक है। अगला संभाग है बिलासपुर, बिलासपुर संभाग। वर्तमान में सर्वाधिक जिले यही है। कितने जिले एक बार देख लेते हैं? 1, 2, मुंगेली, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा 4, और ठीक है, कोरबा 5, शक्ति 6, रायगढ़ इसको सारंगगढ़, बिलाईगढ़ 7, और एक क्या है? रायगढ़ 8। तो छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक जिला वाला संभाग है वो बिलासपुर संभाग है। तो बिलासपुर संभाग से कुछ महत्वपूर्ण स्थल को देख लेना। एक मल्हार को ध्यान में रखना, ये भी राम भवन पथ के अंतर्गत आएगा, और राम मतलब इसको भी याद रखना। साथ जांजगीर चांपा में 2 स्थल याद रखना, एक खरौद जहाँ पर खरदूषण का शासन था, यहाँ पर लाक्षागृह, लक्ष्मणेश्वर, ठीक है, लक्ष्मणेश्वर, और 1 लाख जो चावल चलता है वो वाला मंदिर, तो यहीं पर मिलेगा कहाँ पर? खरौद में। और शिवरी नारायण जहाँ पर सबरी मानी मीठा पेड़ खिलाते श्री रामचंद्र जी को। और चंद्रपुर मतलब शक्ति वाले क्षेत्र में। तो ये आपको बिलासपुर में सिर्फ इतना ही याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रायपुर संभाग। उसके बाद अगर दुर्ग संभाग में देखेंगे ना तो रामायणकालीन स्थल नहीं है। और देखो ये अब जैसे छत्तीसगढ़ का पर्यटन पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे स्थल मिलेंगे, तो सिर्फ ये इतना नहीं है, ये इतना ही है, मतलब ये इतना है, मतलब राम भवन पथ के अंतर्गत वैसे हजारों स्थल है जिसको बाद में करेंगे एक एक करके, पहले इतना कोई हम लोग याद करते हैं। रायपुर संभाग में कुल मिला क्या? 5 जिला। पहला बलौदा बाजार, ठीक, उसके बाद रायपुर, फिर धमतरी, फिर गरियाबंद, और दिन उसके बाद महासौ। तो बलौदा बाजार से कुछ स्थल मिले, जैसे पहला धमनी, पलारी, नारायणपुर। तो नारायणपुर जिला वाला नारायणपुर नहीं है, नारायणपुर वह क्षेत्र है जो कसडोल विधायक सुनते थे, कसडोल वाला क्षेत्र सुनते थे ना शहीद वीर नारायण सिंह के समय, तो यही कसडोल वाला क्षेत्र है बलौदा बाजार। उसके बाद रायपुर में 2 स्थल देखना, आरंग मंदिरों की नगरी और चंपारण्य मतलब श्री वल्लभाचार्य जी का जन्मस्थली। अब धमतरी में 2-3 स्थल देखना, एक मधुबन,
अतरमरा और सीता नदी। तो पूछा जाएगा ना सीता नदी कहाँ है बताइएगा धमतरी में। उसके बाद गरियाबंद, गरियाबंद सिंहेश्वर मंदिर है ना शिव जी का, और राजी मौल स्थल है। तो इसको ध्यान रखना, राजी मतलब छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम, छत्तीसगढ़ का इलाहाबाद या प्रयागराज, ठीक। और महासमुंद में आपको मिलेगा सिरपुर। ये प्रमुख स्थल को ध्यान में रखना, ठीक है। ये है बस्तर संभाग, ठीक। बस्तर संभाग, बस्तर संभाग में कितने जिले? 7 जिले। तो पहला देखना कांकेर। तो कांकेर में एक स्थान है या फिर एक ऋषि थे, कंक ऋषि। तो कंक ऋषि के नाम पर एक आश्रम बना, कंक ऋषि आश्रम, ध्यान रखिएगा। फिर कोंडागांव, कोंडागांव में 2 स्थल, गढ़धनोरा जो केशकाल के अंतर्गत आता है जिसमें 12 मोड़ है। दूसरा जटायु शिला, शिला मतलब होता है पत्थर, और जटायु मतलब जटायु का पत्थर। कहाँ मिलेगा? फरस गांव में। तो इसको भी ध्यान रखना, कोंडागांव से संबंधित है। अगर लाइटनिंग के कारण कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना तो सुनिएगा, ठीक। अगला देखते हैं बस्तर। तो बस्तर में एक जगह है चित्रकूट, यहाँ चित्रकूट जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का नियाग्रा या भारत का नियाग्रा। फिर नारायणपाल, फिर तीरथगढ़ सबसे ऊंचा जलप्रपात छत्तीसगढ़ का, ठीक। उसके बाद सुकमा में 2 स्थान है, इंजीराम, कोंटा, ठीक है। और दंतेवाड़ा में आपको मिलेगा बासुर, मामा भाजा का मंदिर, गणेश की प्रतिमा, दंतेवाड़ा और खुद गीदम। नारायणपुर में 2 स्थान है, एक है रक्षा डोंगरी, रक्षा डोंगरी खुद नारायणपुर के अंतर्गत आता है, और एक छोटे डोंगर। बड़े डोंगर कहाँ मिलेगा? कांकेर में। तो इतने स्थल है, कहाँ से? रामायण से, रामगमन पथ से संबंधित या रामायण कालीन संबंधित स्थल, ठीक है। और बेसिकली ये पर्यटन के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा।